पंजाब असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत में आज फिर ठन गई। नून लीग ने स्पीकर परवेज इलाही की शराइत मानने से साफ इनकार कर दिया। पंजाब असम्बली का बजट इजलास आज भी ताखीर का शिकार। पंजाब असम्बली में बजट इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब किया गया था। शुरू हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अभी तक शुरू नहीं हुआ। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। आजम, कहिएगा, डेडलॉक अभी भी बरकरार है? कल ही की तरह की सूरत हाल कुछ दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का जो बजट इजलास है वो आज 1 बजे तलब किया गया था। 2 घंटे गुजर गए, घंटियां बज रही हैं, ऐवान के अंदर कोई एक रुकन मौजूद नहीं है। जबकि दूसरी तरफ मलिक अहमद खान जो उनको नामजद किया गया है वज़ीर कानून, वो और मुन्नस लई जो स्पीकर परवेज़ इलाही के साहबजादे हैं, थोड़ी देर कबल उनकी स्पीकर ऑफिस में मुलाकात हुई, जिस पर मलिक अहमद खान जो वज़ीर कानून है उनका कहना था कि आप बजट इजलास को चलने दें, बजट पेश करने दें, ये अवाम का बजट है और इसका मंजूर होना बहुत ज़रूरी है। जिस पर मुन्नस लई का जवाब था, अज़राए का ये कहना है, उन्होंने कहा कि आप हमारे लोगों के ऊपर से मुकदमात ख़त्म कर दें, चीफ सेक्रेटरी और आईजी को यहाँ पर बुलवा लें तो हम लोग आपका बजट इजलास जो है वो शुरू करवा देते हैं। इस पर मलिक अहमद खान का ये कहना था कि इसके ऊपर एक कमेटी कल भी बनाई थी और आज फिर इसके ऊपर एक कमेटी बना देते हैं, जो कमेटी मुकदमात को ख़त्म करने के लिए जो आनी तजावीज़ हैं और जो उसके ऊपर पेशरफ्त है उसका जायज़ा लेगी और चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाने के हवाले से भी एक मुशावरत की जा सकती है। इस पर मुन्नस लई का कहना था कि वो स्पीकर ऑफिस से और अपने जो पार्टी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग की काफ और PTI, उनसे मुशावरत के बाद जवाब देंगे। तो यूँ लग रहा है अरीना, जैसे अभी भी पंजाब असम्बली के अंदर जो एक डेडलॉक की सी सूरत हाल है वो बरकरार है। हुकूमती इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और राह हक पार्टी, उन्होंने बावाज़े बुलंद ये ऐलान किया है कि वो किसी सूरत चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को ऐवान के अंदर लेकर नहीं आएंगे और ना ही वो माफ़ी मांगे। इससे पहले जो अफसरान थे इस राय के मुताबिक उनका भी ये कहना था कि वो आईजी और चीफ सेक्रेटरी को यहाँ पर पेश नहीं होने देंगे। तो सूरत हाल आज भी कुछ अलीना कल जैसी ही लग रही है और दोनों तरफ से जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो आजमाए जा रहे हैं कि हुकूमत ये चाहती है कि आज जो बजट इजलास है कुछ कानूनी मुशावरत भी चल रही है इसी सिलसिले में कि आगे क्या किया जा सकता है, हुकूमत क्या हिकमत अमली अपना सकती है, उस मुतालिक क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आइनी और कानूनी जो मामलीन हैं उनसे मुशावरत की गई और ये जाना गया, एडवोकेट जनरल से पूछा गया कि अगर स्पीकर आज का बजट इजलास भी मुलतवी कर देते हैं या नहीं होने देते तो फिर अगली ऑप्शन क्या है, क्या इस इजलास को अर्जेंट ख़त्म कर दिया जाए और स्पीकर नया इजलास तलब कर लें तो उसके ऊपर क्या हो सकता है। लेकिन लीना, उसके ऊपर एक अहम नुकता ये है कि अगर इस इजलास को ख़त्म भी कर दिया जाए और अगला इजलास तलब भी कर लिया जाए तो अगले इजलास के स्पीकर भी तो ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही ही होंगे, उनके बगैर तो ये इजलास चलेगा नहीं। इजलास का स्टैंडर्ड कुछ इस तरह से होता है, अगर स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर फिर पैनल ऑफ चेयरमैन, लेकिन स्पीकर इस इजलास को छोड़ना नहीं चाह रहे, वो कहेंगे वही चेयर करेंगे और जब तक उनकी जो तजावीज़ है वो मानी नहीं जाती वो इजलास नहीं चलने देंगे। अच्छा आजम, इस मामले पर बताइए कि स्पीकर ने जो आईजी को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया है, तो इस पर आइन क्या कहता है? पाबंद हैं आईजी और चीफ सेक्रेटरी के अगर स्पीकर असेंबली में बुलाए? इस मामले से हट के ही हम बात करें, अगर कभी किसी ड्यू कोर्स में स्पीकर अगर बुलाए आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तो वो पाबंद है आने के या मना कर सकते हैं? जी देखिए, इस पे दोनों सूरतें कारामंद होती हैं, उनके ऊपर अमल किया जाता है। एक इस्तेहकाक कमेटी है पंजाब असम्बली के अंदर जिसका चेयरमैन होता है। गुज़श्ता दौर में इसका जो चेयरमैन था वो चौधरी ज़हीरुद्दीन जो प्रोसिक्यूशन मिनिस्टर हैं उनका भाई इस इस्तेहकाक कमेटी का चेयरमैन है। आपको याद होगा आईजी पंजाब इनाम गनी थे, डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मज़ारी को वज़ीर आज़म ऑफिस में जाने से रोका गया था, तो प्रिविलेज कमेटी ने आईजी पंजाब को पंजाब असम्बली में तलब किया था। रूल्स ऑफ प्रोसीजर ये कहते हैं कि आईजी पंजाब या चीफ सेक्रेटरी या किसी भी अफसर को जिस दिन जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन होगा या पंजाब की मजमूई सूरत हाल के ऊपर क्वेश्चंस होंगे तो आईजी और चीफ सेक्रेटरी आ सकते हैं और वो प्रेस गैलरी में बैठ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर आज भी स्पीकर भी रूलिंग दे के उन्हें बुला सकता है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि अगर हमने आईजी और चीफ सेक्रेटरी को यहाँ पर बुला लिया और स्पीकर ऐवान के अंदर ये रूलिंग दे देते हैं कि वज़ीर आला पंजाब आईजी और चीफ सेक्रेटरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करें या इनको यहाँ से निकालें, तो फिर अफसरान का मोराल डाउन होगा और उस रूलिंग को फिर चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए हुकूमत एक स्टेप पीछे है कि अगर हमने उन्हें बुला लिया और आगे से रूलिंग इस तरह की आ गई जो उनके खिलाफ गई तो फिर पंजाब के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है और जो इंतजामी मामलात हैं वो चल नहीं सकते। ठीक है आज़म मलिक, बहुत शुक्रिया, आपसे गाहे गाहे इससे मुतालिक अपडेट्स लेते भी रहेंगे। अब ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जो पंजाब में बनी हुई है और खासकर दिलचस्प भी इसलिए क्योंकि एक कमेटी बनाने की बात हो रही है। इसके ऊपर मुन्नस इलाही ने कहा है कि वो जरा मुशावरत करके और मामला इसलिए तातुल का शिकार है कि जैसे उस तरफ का मौक़िफ़ बताया
बुलाया हुकूमती तरफ का आज़म मलिक ने कि अगर आ जाते हैं आईजी और चीफ सेक्रेटरी तो फिर रूलिंग अगर दे दी जाती है तो फिर इसमें बड़ा अब ज़ुहैब देखने वाली बात यह भी है कि पंजाब का बजट पेश करने के लिए अपोजिशन और स्पीकर की शराइत मानने से नून लीग ने दो टोक इनकार कर दिया है। राना मशहूद इस सिलसिले में कहते हैं कि ना चीफ सेक्रेटरी पेश होंगे, ना चीफ सेक्रेटरी बजट मंजूर करवाना स्पीकर की जिम्मेदारी है, और स्पीकर ने कोई गैर कानूनी हरकत की तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। आज हम इस असेंबली के अंदर बता रहे हैं ना चीफ सेक्रेटरी आएगा ना आईजी आएगा, बजट तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई माफी नहीं है, कोई शर्त की बुनियाद पर बजट नहीं है, ये पंजाब का हक है, पंजाब के हक को पंजाब का हक दिला कर रहेंगे। आज अता ताड़ड़ आएगा भी, बैठेगा भी, और स्पीकर ने अगर फिर कोई गैर कानूनी हरकत करने की कोशिश की तो उसका जवाब दिया जाएगा। मुनस अलाई साहब अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठे तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बायकॉट होगा। वफाकी वजीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लिए चलेंगे। दी गई और ये बताया गया कि उस वक्त के वजीर आज़म अल मारूफ मिस्टर क्लीन जो अपने आप को समझते रहे हैं और सादक और अमीन का उन्हें जो है वो जाली तौर पे लक़ब भी दिया गया, तो उन्होंने एक लफाफा जो है वो इस तरह से लहराया और कहा कि जी इसमें कोई चीज़ है तो इसकी आप अप्रूवल दे दें। तो ये उस वक्त की खबर है, मीडिया की खबर है कि कैबिनेट के अराकीन ने कहा कि जी इसमें हमें बता तो दें कि इसमें है क्या। तो एक खातून मेंबर कैबिनेट की, उन्होंने ज़रा थोड़ा लाउड होकर कहा, उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको बता देंगे हम बाद में, बस छोड़े आप इस बात को जो है वो ये बस इसकी अप्रूवल दे दें। और उसकी जो है वो अप्रूवल हो गई। बाद में ये ख़बर जो है ये मीडिया की ज़ीनत भी बनी और मुख्तलिफ ज़राए से भी जो है ये सामने आई कि बहरिया टाउन के कोई 50 अरब रुपए के करीब जो रकम है वो वहाँ यूके में उन्होंने ट्रांसफ़र की। वो उन्होंने ट्रांसफ़र जो है वो मरवजा जो है वो कानून के मुताबिक नहीं की, या उसमें क्या मामला हुआ कि वो जो है वो रकम जो 50 अरब के लगभग है तो वो वहाँ पे जो है वो ट्रेस हो गई और यूके अथॉरिटीज़ ने और ख़ास तौर पे जो उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने उस रकम को जो है वो कन्फिस्केट कर लिया। और लाजमी बात है कि जब उन्होंने एक पाकिस्तानी नेशनल की जो है वो रकम को कन्फिस्केट किया तो उनके कानून के मुताबिक जो है वो हक जो है वो पीपल ऑफ पाकिस्तान का था, रियासत पाकिस्तान का था। तो उन्होंने रियासत से रब्ता किया कि जी ये रकम है जो इल्लीगल ज़राए से जो है वो हमारे पास यहाँ पहुँची है, हमने इसको कॉन्फिस्केट किया है और इसकी मलकियत जो है वो यकीनन जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की या पाकिस्तान के लोगों की है। तो यहाँ से फिर जो शहजाद अकबर साहब हैं एसेट रिकवरी यूनिट के, तो ये दूसरे लफ्ज़ों में जो है ये जो है वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के लिए और गवर्नमेंट के लिए दलाली का काम भी करते थे और इधर उधर से जो है वो सारा जो है वो सारे मामलात को जो है वो यानी मैनेज करते थे। तो ये फिर बीच में पड़े और इन्होंने बीच में पढ़ के स्टेट की ज़िम्मेदारी और इनकी ज़िम्मेदारी तो ये थी एज कस्टोडियन हलफ उठाया हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि ये इस रकम को वहाँ पे जाके कंटेस्ट करते और कंटेस्ट करने के बाद वो रकम जो है वो यहाँ पे जो है वो अपना यानी गवर्नमेंट के अकाउंट में आती, गवर्नमेंट के एक्शन में आती और लोगों की वो मलकियत थी। लेकिन इन्होंने वहाँ पे जाके उस सूरत हाल को मैनेज किया। इन्होंने अपना हिस्सा जो है वो तय करके जो कि मुबैना तौर पे 5 अरब रुपए इन्होंने तय किया
अपना हिस्सा तय करके तो वो फिर 2 नंबरी का जो है वो एक तरीक़ाकार बनाया। उस 2 नंबरी के तरीक़ाकार के मुताबिक इन्होंने यहाँ पे फिर एक डॉक्यूमेंट जो है उसको इन्होंने जो है वो मुरतब किया, तरतीब दिया, जिस पे मुसद्दक मलिक साहब जो है वो आपको तफसीलन वो डॉक्यूमेंट की कॉपी भी आपको मुहैया कर रहे हैं हम, और उसको पब्लिक भी कर रहे हैं, और ये उसके जो चीदा उसमें जो इलीगैलिटीज़ हैं वो भी आपसे जो है वो मलिक साहब शेयर करेंगे। तो उन्होंने वो एक फिर तरीक़ाकार बनाया, यानी जब ये वो चोरों को पड़ गया मोर वाली बात कि जब ये बीच में ये चोर पड़े तो इन्होंने फिर एक तरीक़ाकार बनाया कि किस तरह से हमने अब इसका 50 अरब रुपए इसका सेव करना है, और इसने फिर हमें जो है वो 5 अरब, हालांकि वो 5 अरब से ज़रा है वो जो इन्होंने हासिल किया वो ज़रा ज़्यादा बनता है, लेकिन यानी उसका 50 बचा के हमने 5 जो है वो कैसे जो है वो हज़म करना है, या कैसे हमने जो है वो पब्लिक मनी जो है उसमें जो है वो हमने डाका डालना है। ये है इनकी जो है वो अपना सादक और अमीन होना, और ये है इनका मिस्टर क्लीन होना। और उसके बाद फिर इन्होंने ये 3/12 को जब ये डॉक्यूमेंट जो है वो इन्होंने इसको करवा लिया अप्रूव, और उसके बाद फिर ये गए वहाँ पे शहजाद अकबर साहब, और वहाँ पे जाके फिर इन्होंने वो सारा जो है वो वहाँ पे अमल जो है वो मुकम्मल करवाया, और मुकम्मल करवाने के बाद वो 50 अरब रुपया जो था वो बहरिया टाउन की लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट करवा दिया। यानी ऐसे ही है कि मैंने अगर किसी जगह पे पैसे देने हैं तो एक जगह पे अगर पैसे जो है वो इलीगल हैं और वो अब रियासत का हक बन गए हैं, तो वहाँ से ला के जो है वो उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट अगर एडजस्ट हो जाए तो फिर उसके तो पैसे पूरे हो गए। 5 अरब रुपया जो था उसने इनका हिस्सा जो है वो इनको अदा कर दिया। अब इसमें यह है कि इसमें कैबिनेट ने एक सब कमेटी जो है वो बनाई है। वो सब कमेटी जो है वो इस बारे में पूरी जो है वो तहकीकात जो है वो करेगी, और उन तहकीकात के नतीजे में फिर जो भी चीज़ जो है वो फाइनल होगी, और फिर जिस तरह से इसको जो है वो अपना मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। मैं सिर्फ 2 चीज़ें, इसमें कोई ऐसी बात मैं करने नहीं जा रहा कि मैं एक मफरूज़ा कायम करूं और मफरूज़ा कायम करने के बाद कहूं कि जी क्योंकि ये ऐसे है तो इसलिए फिर जो है ना ये ऐसे हुआ। ये बात जो मैंने जिसका ज़िक्र किया है कि इस तरह से जो है वो दिसंबर 12 में जो है ये मामला हुआ, उसके बाद फिर वो 2-4-6 महीने लगे होंगे उस सारे मामले को जो है वो करते हुए। उसके बाद जी ये फिर उसी बहरिया टाउन ने जिसका 50 अरब रुपया जो है वो सेव किया गया, एडजस्ट किया गया, उन्हें फिर बहरिया टाउन ने जो है वो एक मुआहदा किया। 458 कनाल ये जगह है, 458 कनाल, जिसकी मालियत जो है वो कागजात में डीसी वैल्यू जो है वो कोई तकरीबन 53 करोड़ रुपए है, जबकि मौके पे वैल्यू जो है वो उससे कोई 5-7-10 गुना ज़्यादा है। तो ये जो है ये जो है वो एग्रीमेंट हुआ, और बहरिया टाउन ने जो है ये अपना जो है ये ज़मीन अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो है वो इन्होंने जो है वो ट्रांसफ़र की है। ये इसकी जो है ये अपना इसका एग्रीमेंट है। ये डोनेशन की है, डोनेट किया है बहरिया टाउन ने जो है वो इस एग्रीमेंट के तहत इस ज़मीन को। और इसमें मेरा ख़्याल है कि ये भी पहली दफ़ा ही हुआ है कि इसमें जो साइन है वो एक तरफ जो है वो डोनर बहरिया टाउन के हैं और दूसरी तरफ जो है वो बुशरा खान साहबा के हैं। फर्स्ट लेडी जो है इस एग्रीमेंट को ख़ुद साइन कर रही हैं, और ये अल कादर ट्रस्ट है। अल कादर ट्रस्ट को जो है ये कीमती अराज़ी जो इन बिलियंस है उसको जो है वो ट्रांसफ़र की गई है, और इसमें जो है वो ख़ुद जो है वो इसका पार्ट है, ख़ुद इसको
जो है वो साइन कर रही हैं। और ये जो ट्रस्ट है अल कादर ट्रस्ट जिसको ये ज़मीन दी गई है, उसके 2 ही ट्रस्टी हैं, एक फर्स्ट लेडी हैं और दूसरे जो है वो वज़ीर आज़म साहब हैं। यानी ये भी आप इस बारे में अगर बात की जाए तो इसको अदरवाइज ले जाता है कि जी देखें जी ये ट्रस्ट है, ये हॉस्पिटल है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। तो पब्लिक के नाम के ऊपर, पब्लिक के जो है वो काम के ऊपर जो है इस तरह से जो है वो चीज़ों को हासिल करना और फिर उसको इस तरह से रखना, यानी ये ट्रस्टी जो हैं आपको अपने यानी जो वरासती जायदाद है जो आपको अपने वालदैन की तरफ से मिली उसमें आपको इतने इख्तियारात नहीं है जितने इनको जो है वो ये ट्रस्ट जो इन्होंने बनाए हैं उनमें इतने इख्तियारात हैं। और पैसा सारा आवाम का, पैसा लोगों का और जो है वो प्रॉपर्टीज़ इनकी और उनमें जो वहाँ पे जो है वो ये जी हम जो है वो कर रहे हैं जी, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट कर रहे हैं। तो ये अल कादर ट्रस्ट, उसके बाद फिर जो है ये 200 कनाल जो है ना ये और है, ये म्यूटेशन नंबर है 33905 33905 25/8/2020, यानी 6 महीने में सारा मामला जब कंक्लूड हो गया तो उसके बाद फिर जो है वो किश्तें आना जो है वो शुरू हो गई। तो ये जो है ये अपना 100 कनाल, ये जो इंतकाल नंबर जो मैंने बोला है इसमें 100 कनाल जगह जो है ये बनी गाला में है और ये मुसम्मत फरा शहजादी वाइफ ऑफ एहसन इकबाल जमील जो है ना ये उनके नाम पे जो है ना इसका जो हुआ है ये एहसन इकबाल जमील, ये फरा शहजादी साहबा के नाम पे हुई है। इसके बाद एक और है इंतकाल नंबर 34/9/45, ये 8/3/21 को हुआ है, इसमें फिर 100 कनाल है। तो ये 100 कनाल जो है ये भी जो है वो फरा शहजादी साहबा के जो है वो नाम पे हुआ है। इसी तरह से एक और है 36/144, ये भी 28/10 को हुआ है, यानी ये सिलसिला जो है ना फिर जारी है। और ये जो है ये 40 कनाल है टोटल, ये यानी 458 कनाल वो है और ये 240 कनाल ये बनी गाला में है। और ये भी जो है वो इसकी जो रकम कागजात में शो की गई है वो तकरीबन जो है वो कोई 50 करोड़ के 53 करोड़ के जो है ना वो लगभग है। तो ये है जी अपना मिस्टर कलीन साहब और ये है अपना अमीन और सादिक कि किस तरह से जो है वो 50 अरब रुपया जो है वो कौम का गंवाया गया, कौम का जो है वो पैसा जो है वो लुटाया गया और उसमें से जो है वो अपना हिस्सा जो है वो वसूल किया गया। और हिस्सा वसूल करते वक्त भी कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई फिक्र नहीं कि कल को कोई पूछेगा भाई ये जो तुम इंतकाल करवा रहे हो यही किसी और के नाम के ऊपर करवा दो या इसमें कोई जो है वो कोई अदरवाइज एहतियात कर लो। यानी सीधा फर्स्ट लेडी जो है वो खुद साइन कर रही है, खुद जो है वो मुआहदा कर रही है। इसी तरह से बराह रास्त जो है वो ज़मीन जो है वो फरा शहजादी के जो है वो नाम हो रही है। ये वो भागी है जो वो सिर्फ उन पैसों की वजह से नहीं भागी जो वो अफसरों से लेती रही है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाती रही है, या वो हीरे जो कि वो जो अंगूठियाँ 3 करात या 5 करात की जो लेती रही हैं वो सिर्फ उस वजह से नहीं भागी, वो इस वजह से भागी है कि वो उनके पास क्या इस बात की वजाहत है जी कि ये 200 कनाल जो बनी गाला में है कहाँ से उन्होंने पैसे लिए, कैसे ख़रीदा और ये बैरिया टाउन ने क्यों दिया उनको। बैरिया टाउन को क्या मसला था कि उनको वो 240 कनाल जो है वो फरा शहजादी के नाम मुंतकिल करती और 458 कनाल जो है एक ट्रस्ट के नाम जो है वो मुंतकिल करती। और वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का कह रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है वहाँ पे। यूनिवर्सिटी तो वो होती है ना कि जिसका कोई जो है वो चार्टर जो है वो असम्बली से जो है वो अप्रूव हो।
ये पंजाब असम्बली का कोई जैली को कैंपस कुंपस का नाम दे के तो वहाँ पे वो फसाड जो है वो बना के तो उसको यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया। और उसके बाद वहाँ पे जितनी बार इमरान खान साहब गए हैं, जितने वहाँ पे जो है वो फंक्शंस हुए हैं, सभी का इंतज़ाम जो है वो बहरिया टाउन वालों ने किया है। और वहाँ पे जो कोई कंस्ट्रक्शन और दूसरे जितने भी अखराजात हुए हैं, और ये बिलियंस में बात जाती है, और वो भी सारे जो है वो बहरिया टाउन वालों ने जो है वो किए हैं। तो ये बराह रास्त जो है वो एक यानी पब्लिक मनी जो है उस पे ऊपर डाका डाला गया और उसमें से अपना हिस्सा वसूल करके जो है वो रकम जो है वो उसी को लौटा दी गई जिसके अकाउंट के अगेंस्ट जो है वो रकम जो है वो पकड़ी गई थी। तो ये जो है ये है इनका सादिक व अमीन का चेहरा, और ये है इनका मिस्टर क्लीन का चेहरा। ये जो डॉक्यूमेंट आज जो ये बड़ा मुहिमा बना हुआ था कि जी वो पता नहीं उसमें क्या है, पता नहीं वो किस तरह से जो है वो उसमें से क्या खुलेगा, तो आज कैबिनेट ने डिसीजन किया और उस डॉक्यूमेंट को जो है वो ओपन कर दिया है, वो जारी भी कर रहे हैं। और उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो स्पेशल उसमें चीज़ें हैं, मुसद्दक मलिक साहब आपको उससे आगाह करते हैं। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। सर वो दे देंगे कागज़? जी मैं देता हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहरिया टाउन के जो पैसे इंग्लिस्तान में पकड़े गए हैं, ये जिस कानून के तहत पकड़े गए हैं वो इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट है। इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट जो है वो ये मैंडेट करता है, यानी उस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि जब इस तरह का इल्लीगल पैसा पकड़ा जाए तो जिस मुल्क से वो पैसा आया होता है उस मुल्क के हवाले किया जाता है, क्योंकि ये अवाम की अमानत है, ये कानून कहता है। अब इसमें अहम बात यह है कि जब ये पैसा पकड़ा गया, तकरीबन 180 मिलियन पाउंड के करीब पैसे पकड़े गए, जो 14 दिसंबर 2018 से शुरू हुए पकड़े जाने और मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए पकड़े गए। तो जब ये केस चल रहा था तो इस दौरानिए में एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गई। अब आप ये बात जहन में रखें कि ये पैसा अवाम का है और बरतानिया के कानून के मुताबिक ये पैसा पाकिस्तान में वापस आना है, पाकिस्तान की हुकूमत को मिलना है। तो वहाँ पे एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गई। उस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में हुकूमत पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन किसने की, ये मुहिम्मा है। हुकूमत पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कर सकता है और या वजारत कानून कर सकती है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान का किसी भी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कोई भी मुआहिदा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई और साइन नहीं कर सकता। ना अटॉर्नी जनरल के दफ्तर के अंदर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, ना वजारत कानून के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे ये आया हो कि किसी को ये अथॉरिटी दी गई कि वो इंग्लिस्तान जाकर इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में ये कह सके कि वो पैसा जो हुकूमत पाकिस्तान को मिलना है वो अब किसको मिलेगा। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ये की गई कि वो पैसा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को मिलना है, मगर वो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार के एक अकाउंट में जमा करवा दिया जाए। अब ये सेटलमेंट किसने की, हुकूमत पाकिस्तान को वहां जाकर किसने रिप्रेजेंट किया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो 3 पार्टीज में होनी थी, एक वो जिसका मसरूका माल पकड़ा गया, एक वो जिसने ये मसरूका माल पकड़ा, और एक वो जिसको ये माल मिलना है, यानी अवाम, यानी हुकूमत पाकिस्तान। तो इन तीनों के दरमियान में जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होनी थी वो किसने की, ये आज तक नहीं पता चल पाया कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन वहां पे किसने की, मगर किसी ने तो की। अब इस बात को छुपाने के लिए वहां पे उसी कॉन्ट्रैक्ट में जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई उसमें यह लिखा गया कि ये जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है ये एक, इसको सहीगाए राज में रखा जाएगा। ये कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है पाकिस्तान का, ये कोई डिफेंस की डील नहीं है जिससे पाकिस्तान की सलामती जो है वो खतरे में पड़े। ये जमीनों के लेन देन में जो भी कोई ऐसी चीज है जिसको उन्होंने नाजायज समझ के पकड़ा, उस पैसे को पाकिस्तान लाने के लिए जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गई उसमें लिखा गया कि ये जो सेटलमेंट है इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। कॉन्फिडेंशियल किस लिए रखा जाएगा?
इसलिए कि यह ना पता चल सके कि हुकूमत पाकिस्तान जिसने तोहफतन वो 190 मिलियन पाउंड यानी तकरीबन $250 मिलियन यानी $250 बिलियन यानी 50-55 अरब रुपया किसने हुकूमत पाकिस्तान का गिफ्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट के एक रजिस्ट्रार के अकाउंट में, ये पता ना चल सके। लायबिलिटी एडजस्ट करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये पता करने की कोशिश की गई कि वो अकाउंट कौन सा है, तो पता चला कि वो बहरिया टाउन का वो अकाउंट है जिसमें उनको जुर्माना हुआ है या उनकी एक लायबिलिटी सेटल सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है, जिसके तहत उन्होंने हुकूमत को ये पैसे अदालत के जरिए अदा करने थे, क्योंकि वो जो बहरिया टाउन कराची की कोई डील थी उसमें एक फैसला हुआ था। उस अकाउंट में पकड़ा हुआ उनका पैसा जमा करवा दिया गया, यानी जिसका पैसा पकड़ा गया जो हुकूमत को मिलनी थी, हुकूमत ने वो गिफ्ट कर दिया उसी शख्स को जिसको जुर्माना हुआ था। ये है इस केस की हकीकत। और अब जब ये हो गई सेटलमेंट, तो उसको आगे बचाने के लिए क्या किया गया, एक डील की गई जिसके अंदर एक काबीना की मीटिंग में, जैसा कि अभी आप फरमा रहे थे, काबीना की मीटिंग खत्म हो गई, लोग खड़े हो गए, तो उस वक्त के जो SAPM हैं वो एक लिफाफा लेके वजीर आजम के पास गए कि ये लिफाफा है, ये एक नोट है, आप इसको काबीना से मंजूर करवा दें। SAPM मिर्जा शहजाद अकबर साहब थे, वो गए, उन्होंने वो कागज इमरान खान साहब के हवाले किया, और इमरान खान साहब ने जैसा वो, आपको याद है कागज उन्होंने निकाला था कि इस कागज से साबित होता है कि यहां पे मुल्क के खिलाफ कोई साजिश की गई है, बैनुल अक़वामी अमेरिका ने साजिश की है। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने कहा कि ये वो कागज है, इसको आप अप्रूव कर दें, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, आप इसको पढ़ नहीं सकते। यानी काबीना को कहा कि ये कागज है जो आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप अप्रूव करेंगे। और उसका जो पैराग्राफ अप्रूव किया गया, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई SAPM कोई समरी लेकर नहीं आ सकता काबीना में। मैं दोबारा आपको बता दूं, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई SAPM कोई समरी लेके काबीना में नहीं आ सकता। तो किस कानून के तहत वो SAPM ये समरी लेकर आए, किसी को मालूम नहीं। उसकी क्लियरेंस कहां से करवाई, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में कुछ नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में कुछ नहीं है, अटॉर्नी जनरल के पास कुछ नहीं है, कहां से वजारत खजाना के पास कुछ नहीं, इंटीरियर के पास कुछ नहीं, बाहर से पैसे आ रहे थे, वजारत वो जो हमारी फॉरेन अफेयर्स की वजारत खारजा के किसी के पास कोई नोट नहीं। एक कागज के ऊपर वो एक समरी लाए, और वजीर आजम ने, पाकिस्तान के वजीर आजम उस वक्त जो थे इमरान खान साहब, उन्होंने कहा ये कागज है, किसी को दिखाऊंगा नहीं, ये कागज है, कोई पढ़ नहीं सकता काबीना का मेंबर, लेकिन ये कागज है, इसको आप बस अप्रूव कर दें। उसको अप्रूव करके वो पैसे जो अवाम के थे, गरीब अवाम के थे, यहां पे $1 के लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं, पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। $250 मिलियन, 180 से 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो इनके हवाले कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दिए गए। जब आज उसको खोला गया काबीना के हुक्म के मुताबिक, तो उसमें अप्रूव क्या किया गया था, अप्रूव यह किया गया था कि एक समरी लेकर आएंगे, ये अप्रूव किया गया। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अप्रूव यह किया गया पैराग्राफ 10 में कि वो एक समरी लेकर आएंगे, समरी लेकर आएंगे। समरी नहीं आई, कोई समरी काबीना के सामने पेश नहीं हुई। मैं आपको वो पढ़ देता हूं। As per the requirement under the Constitution of Pakistan, और आगे उसकी वो शिक लिखी हुई है, Article 173, Rule of Business 7, such undertaking requires the approval of federal government, which as per the decision of Mustafa Impek's case means approval by the cabinet. Therefore, it is requested that for signing the deed of confidentiality, confidentiality किस चीज की, कि किसने लंदन में जाके पाकिस्तान के बिहाफ पे ये साइन किए कि हुकूमत के बजाय ये पैसा उन्हीं साहब को जिनको जुर्माना या जिनकी लायबिलिटी तय हुई हुई है उनके अकाउंट में जमा करवा दिया जाए, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी। It is requested that for signing the deed of confidentiality which is placed in Annexure 1, the approval of the cabinet may be sought. Furthermore, as the funds are being repatriated to the exchequer,
in Pakistan. FBR may take into account the same with reference to such and such section, जिसकी तफसील आपको अब दे दी जाएगी, or any other enabling provision, as the intention of the federal government is not to tax the amount of remittance or any source from which such amount is being or will be remitted. ना सिर्फ आपने ये कहा कि वफाकी हुकूमत के अलावा किसी के पास ये सवाबदीद नहीं है कि इस कॉन्फिडेंशियलिटी को करवा सके साइन, तो आप इसको, इसकी समरी जो है उसको मूव करें, बल्कि ये भी कहा गया उसके अंदर ना सिर्फ ये कि इसको काबीना अप्रूव करे, बल्कि भाईजान ये जो पैसा जिसको बरतानवी कानून के मुताबिक इलीगल जाना गया, गैर कानूनी जाना गया, वो जब पाकिस्तान में आए तो उस पर FBR का टैक्स ना लगे। FBR को ये इंस्ट्रक्ट की गई कि ये जो पैसा है इसको जिस तरह लीगल मेहनत कश पाकिस्तान के लोग पैसा लाते हैं और उनको बेचारों को कुछ ब्रेक मिलती है, उसी तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि एक मेहनत कश का बहुत मेहनत, पसीना, खून बहाने के बाद उसने ये पैसा इकट्ठा किया और वो इलीगल पैसा जो है वो पाकिस्तान में जब आए तो उस पर टैक्स ना लगे। पैराग्राफ 11 कहता है द प्राइम मिनिस्टर, कौन सा, हाँ, दिस इज ऑल्सो बीइंग डन in order to enable the execution of the settlement of agreement with the deed of confidentiality. कौन सा जो समरी है, ये तो पढ़ दी ना मैंने, ये पढ़ दी है, दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। राना साहब चाहते हैं कि ये मैं बात जरा दोबारा पढ़ दूं, ये अहम है। तो उसमें लिखा है कि FBR may take into account the same with reference to whatever section, as the intention of the federal government is not to tax the amount of remittance or any source from which such amount is being or will be remitted. यानी ना सिर्फ कि किसने वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे साइन की उसको बचाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, बल्कि ये रकम भी मेहनत की रकम जो गोरा समझता है कि चोरी का पैसा है, वो जब यहाँ पर आए तो उसको। विफाकी वज़रा काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं।